जो लोग अपराध करते हैं और जो अपराध के पीड़ित होते हैं, इन दोनों को बहुत करीब से देखा। एक महिला जो मुझे नहीं जानती थी, उन्हें मैं नहीं जानती थी, उन्होंने अपने बॉस से कहा कि मेरे भरोसे पे आप भरोसा कीजिए, और इस तरह से मैं एशिया की सबसे कम उम्र की एंकर बन गई। मुझे 2 फिल्मों के लिए ऑफ़र आई, लेकिन मेरे माता पिता ने ये तय किया कि मैं फिल्मों में नहीं जाऊंगी। जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उसे एक कॉन्टिन्यूटी के साथ करना वो मुश्किल होता है। एक आध बार करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाना वो थोड़ी सी अलग बात है। मेरी तमाम कविताओं में आपको विद्रोह ना के बराबर दिखेगा। औरत की पीड़ित होने को हमने स्वीकार करना शुरू कर लिया था और हमें लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 2025 में स्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि औरत से पुरुष डरने लगा है। ये भी बदला है। हम पॉलिटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट के अजीब से पशोपेश में फंस गए हैं। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे ये लगा था, ऐसी कई स्टोरीज़ होती हैं जहां हम 5W1H से आगे गुजरने की कोशिश करते हुए भी नहीं जा पाते। ऐसे कई लोग जिन्हें बड़े अपराध को करने के बाद अफसोस नहीं हुआ, उनके अफसोस का ना होना मेरे मन में कहीं चिपका रह गया। असल में जो काम आपकी सांसों में बस जाता है ना, वो आप कर लेते हैं किसी तरह से। डर मेरे अंदर बसा हुआ था। डर के बाद आतंकवाद, उसके बाद जेल, अब जेल सांसों में। इन सारे कामों में कहीं ना कहीं जेल ही है। मेरे अंदर का अध्यापक और मेरे अंदर जो छोटी छोटी जो शक्ति को मैंने जोड़ने का प्रयास किया कि इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना है, इस दुनिया के लिए कुछ और करने की कोशिश करनी है, ये सब आपस में जुड़े हैं। कोई भी चीज़ किसी से अलग नहीं है। मैं चाहती थी जेल को देखने के लिए मैं एक अलग चश्मे का इस्तेमाल करूं, जो सेंसिटिविटी के साथ देखता हो, सेंसेशन के साथ नहीं। 1993 में जिस जेल को मैंने देखा, वो अलग अलग रूपों में मेरे पास आती गई। जितनी बार कवरेज की उतनी बार कुछ छूट गया। तब मुझे लगा ये 1.5 मिनट से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने इस जीवन को जेल के लिए ही देना होगा। आज भी जो भी लोग तिहाड़ जेल के बाहर से गुजरते हैं, एक लंबी सी दीवार है जिस पर लिखा है सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस 4 दीवारी में बैठकर मैं तेरा ही नाम लिखती हूँ। वो इस किताब का हिस्सा है। सीमा रघुवंशी जो एक बंदिनी थी और उसने इस किताब में कविताएं लिखी। इसमें कई सारी तस्वीरें हैं जो बंदियों ने बनाई हैं और ये बताती है जेल की ज़िंदगी कैसी हो सकती है। इसमें काले रंग का इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत सारे अलग रंग हैं, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे थे काले रंग से परे भी हो सकती है जेल। पीली, लाल, हरी, नीली, सरसों जैसी भी हो सकती है जेल। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि कोई भी साधना, कोई भी यज्ञ जब तक किसी मुकम्मल जगह तक ना पहुँचे तब तक उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं इंतज़ार कर रही थी कि रेडियो कुछ स्वरूप ले, तब हम बात करेंगे। जेल के रेडियो को बाहर के लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते। जो हमारा दिन का जेल रेडियो पॉडकास्ट है, वो इकलौता पॉडकास्ट है इस पूरी दुनिया में जो पूरी तरह से जेल पर केंद्रित है, जेल की आवाज़ों पर केंद्रित है। हम कुछ टुकड़े उसमें ज़रूर सुनाया करते हैं। किस्मत में कोई छेद हो जाए तो उसे तारों से भर देना चाहिए, सील देना चाहिए सारे छेदों को किसी संभावना के धागे से। अपराधों की छुअन से हुए छेद बमुश्किल भरते हैं। छेद भरने से भी अपराध की खराश तो बची ही रहेगी, पर इससे कम से कम बेहतर दिनों की गुंजाइश तो बनी रहेगी। यह कविता है वर्तिकानंदा जी की। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और जैसा कि जानते हैं आप, बातें मुलाकातें में हम अपने अतिथि के जीवन कर्म पर बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बता पाएँ कि हमारे जो अतिथि हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं, उनके काम के चलते, उनकी अपनी उपलब्धियों के चलते, उनकी निर्मित कैसे हुई, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ से
आगे का सिलसिला या उनका जीवन आपके लिए और हम सभी के लिए प्रेरणास्पद होता है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। उनके लिखे शब्दों की अपनी अहमियत होती है, उनके किए गए कामों का अपना महत्व होता है और वह महत्व आपको आपके दिलों तक, आपके मन तक और आपके अपने कृतित्व तक, अपने व्यक्तित्व तक पहुंच सके, हमारी कोशिश ये होती है। वर्तिका जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस कार्यक्रम। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। जहाँ से मैंने शुरुआत की, अगर मैं एक वाक्य में पूछूं कि डॉक्टर वर्तिका नंदा कौन हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, बुनियाद जहाँ से जिसने आपका निर्माण उस रूप में किया जो आपके तमाम कामों में, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। आपको जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि जेल पर आपका बड़ा काम है। आप दिल्ली के एक बड़े विद्यालय में प्राध्यापक के रूप में हैं, पत्रकारिता पढ़ाती हैं। अपराध की दुनिया में जो शुरुआती क्राइम रिपोर्टिंग है उस पे बड़ा काम रहा है। जेल के अंदर जो मानवाधिकार हो सकते हैं या जेल के अंदर जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उन पर आपका बड़ा काम है। रेडियो, जेल रेडियो की शुरुआत भारत में आपने व्यापक तौर पर की, कई राज्यों में की। ढेर सारी पुस्तकें यहाँ जो रखी हैं वो पुस्तकें बताती हैं। कवि के रूप में भी आपकी पहचान है, एंकर रही हैं, पत्रकार रही हैं, प्राध्यापक रही हैं। लेकिन ये जो आपका बहुविध स्वरूप है, ये जहाँ से शुरू हुआ था, मैं चाहूँगा कि आप अतीत में वहाँ पहुँचें जहाँ से आपकी स्मृतियाँ शुरू होती हैं। मैं बहुत छोटी थी। स्कूल में एक दिन ये कहा गया कि जालंधर दूरदर्शन के एक कार्यक्रम के लिए हमारे क्लास के बच्चे जाएंगे। मैं उनमें से एक थी। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो जो प्रोड्यूसर थी उन्हें मेरा बोलना पसंद आया और उन्होंने ऐसे ही शायद मजाक में और कुछ गंभीरता के साथ कहा कि इस बच्चे को हम एंकर बनाएंगे। और बस उसके बाद मेरी ज़िंदगी पलट गई। वो ऐसे हुई कि फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने बुलाया और मुझे बतौर एंकर चयनित कर लिया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे नाम की अनाउंसमेंट की तो डायरेक्टर ने बुलाया और उनसे कहा कि इतना छोटा बच्चा एंकर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भरोसा है। एक महिला जो मुझे नहीं जानती थी, उन्हें मैं नहीं जानती थी, उन्होंने अपने बॉस से कहा कि मेरे भरोसे पे आप भरोसा कीजिए। और इस तरह से मैं एशिया की सबसे कम उम्र की एंकर बन गई। और उसके बाद हुआ ये कि हर हफ्ते वो कार्यक्रम आता था। तब तक हम जालंधर से पठानकोट आ गए थे। सुबह सुबह 2:30-3 बजे की गाड़ी होती थी, पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि जो बाकी गाड़ियाँ थी वो हमें सूट नहीं करती थी। हम उससे चलते थे, मैं और मेरी माँ, और हम 9 बजे जालंधर पहुँचते थे। और फिर प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था। वापसी में कई बार गाड़ी छूट जाती थी। फिर से पैसेंजर ट्रेन से हम पठानकोट लौटते थे। दबाव ये भी था कि नंबर अच्छे आने चाहिए। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था और दबाव ये भी था कि पाँव ज़मीन पे रहने चाहिए। तो वही समय था जब मुझे 2 फिल्मों के लिए ऑफ़र आई। लेकिन मेरे माता पिता ने ये तय किया कि मैं फिल्मों में नहीं जाऊंगी। मैं इस दुनिया में, दूरदर्शन की दुनिया में भले ही रहूं, पर लिखने पढ़ने से मेरा नाता नहीं छूटना चाहिए। आप परिवार के बारे में बताएं, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ और जो पारिवारिक परिवेश है, निश्चित रूप से अभी तक आपने जो बात बताई उसमें आपकी माताजी की एक बड़ी भूमिका थी। उससे 10 वर्ष की एक बच्ची को उसकी अपनी योग्यता के आधार पर प्रश्रय देना और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना और बच्ची के साथ आना जाना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। तो हम जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को अगर वो माता पिता हैं तो किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। कल होंगे माता पिता तो उन्हें अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। माता पिताजी परिवार में और कौन से लोग थे, और पढ़ाई, बुनियादी जो पढ़ाई थी शुरुआत की
आपने बताया कि 10 वर्ष की उम्र में आप एशिया की पहली एंकर इस उम्र में बनी थी, तो जो स्नातकोत्तर तक की शिक्षा थी, फिल्मों का ऑफर मना कर दिया था, वो कहाँ कहाँ हुई? परिवार में कौन से लोग थे? तो वह ये कि पहले मेरी माता सारी पिताजी की पढ़ाई पंजाब में हुई। जी। मेरे पिताजी रेलवे में सिविल इंजीनियर थे और मेरी माँ बहुत ही उनमें एक कलात्मक समझ बहुत ज़्यादा थी। सागर यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट थी, तो अभी भी वो अक्सर ये कहा करती हैं कि मैं उस ज़माने की ग्रेजुएट हूँ। तो मैं समझ पाती हूँ कि मेरा पीएचडी उनके सामने बड़ा छोटा सा पड़ता है। लेकिन वो समय बड़ा ख़तरनाक था, क्योंकि उस समय पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। घर पर आतंकवादी हमले हुए। आतंकवादियों को हमने आमने सामने कई बार देखा। गाड़ी से आते हुए घर पर एक बार कई आतंकवादी रात के समय घुस आए और चौकीदार ने कहा कि पीछे के खेत में इस समय आतंकवादी हैं। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे पिताजी पर हमेशा एक आतंक का डर, और वो डर आज तक मेरे दिमाग से नहीं गया। मैं एक बात समझ गई उसी दौर में कि कुछ लोग अपने बचपन में कुछ स्मृतियों के साथ जो आगे बढ़ते हैं, कुछ स्मृतियाँ बहुत सुखद हो सकती हैं और कुछ बहुत डरावनी। तो पंजाब के उस आतंकवाद ने मुझे ये सिखाया और समझाया कि मुझे इससे आगे बढ़ना होगा। लेकिन बहुत साल गुजरे उस डर को और आतंक को मुझे पकड़ने में, और पकड़ने के समय जब ये किताब आई थी हूँ रहूँगी, आप सोचिए कि कितने साल लगे होंगे। ये किताब 2012 में आई, और जिस बचपन में मैंने जिस आतंकवाद को देखा था, इतने सालों के बाद मुझ में ये हिम्मत आ पाई कि मैं ये कह पाती थी हूँ रहूँगी। हाँ वर्तिका जी, एक प्रश्न मेरा इस आपके उत्तर से है। जिस पुस्तक की बात कर रही हैं, थी हूँ रहूँगी, यह कविता संग्रह है, और इस पुस्तक पर जो परिचय लिखा है उसके हिसाब से आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। उसके बाद की ये है 10 साल की उम्र में एंकर बनी, ये आप जान चुके हैं। टेलीविज़न के साथ पूर्णकालिक जुड़ाव जो है 1994 में हुआ। ये जो टेलीविज़न से जुड़ने की बात है, बचपन तो हो गया, पढ़ाई लिखाई हुई, फिर पीएचडी हुई, और आपने आतंकवाद को, उसकी पीड़ा को, उसके स्वरूप को महसूस किया था। वो क्या वजह थी कि आपने पत्रकारिता जब करना शुरू किया और टेलीविज़न पत्रकारिता शुरू किया तो अपराध की दुनिया को पकड़ा? सामान्य तौर पर जो लोग आतंक यानी जो लोग दबाव और शक्ति और अपराध के पीड़ित होते हैं, वो उससे भागते हैं। आप खुद भी कह रही कि उससे उबरने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन आपने अपराध के क्षेत्र को चुना, और मुझे लगता है कि जिस समय आपने चुना होगा, शायद अपराध की दुनिया में लड़कियों की रिपोर्टिंग का कोई अस्तित्व कोई पूर्व में नहीं रहा बिल्कुल होगा। नहीं था। तो उसकी क्या वजह थी, उसकी क्या कहानी थी? हुआ ये कि हम जब दिल्ली आ गए और आईएमसी में रिटन एग्ज़ाम को मैंने टॉप किया था, इंटरव्यू टॉप किया, और मैं आईएमसी में बतौर स्टूडेंट आ गई। तो जब पढ़ाई पूरी हुई और जी को ज्वाइन किया, तो उन्हीं दिनों की बात है, आपको याद होगा कि तंदूर हत्याकांड हुआ था। उस कवरेज को मैं करीब से देख रही थी। कुछ समय बाद मैंने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर न्यूज़ रूम में बात हो रही थी और कई घटनाओं को लेकर बात हो रही थी कि उन्हें कौन कवर करेगा। तो मुझ पर किसी की नज़र पड़ी, और बस वो नज़र पड़ने की बात थी और अपराध की कवरेज शुरू हो गई। अब होता क्या है कि ये मैंने जीवन में भी सीखा, जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उसे एक कॉन्टिन्यूटी के साथ करना वो मुश्किल होता है। एक आध बार करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाना वो थोड़ी सी अलग बात है। और मुश्किलों को मैंने देखा था बचपन से, इसलिए मुझे ये लगा कि मेरे लिए बीच एकदम माफिक है।
कई घटनाएं होती गई। फूलन देवी का एसेसिनेशन से लेकर नीतीश कटारा का मामला, प्रियदर्शनी मटू रेप केस, ऐसी बहुत सी चीज़ें। और मुझे ये लगा कि मैं इसी बीट के लिए बनी हूँ, क्योंकि इस बीट के लिए आपका फौलादी होना ज़रूरी है, आपका टिके होना ज़रूरी है। चाहे बहुत सुबह की रिपोर्टिंग के लिए जाना हो या देर रात। पता नहीं, मेरे अंदर शायद कोई पंजाब बसता था, वो अभी भी बसता है। वर्तिका जी, आपकी जो पीएचडी है, जो शोध आपने बलात्कार जैसे विषय पे किया, आपकी अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो आपकी जो कविताएं हैं, उनमें जो संवेदना का स्वर है वो बहुत ही भावुक है, संवेदनशील है, मार्मिक है, एक तरह से कह सकते हैं। स्त्री पीड़ा को और बाद के दिनों में जो कैदियों पर आपका काम है, वो भी आपकी उस संवेदना का प्रतीक है, जो बताता है कि हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। उसको कम से कम बुनियादी स्तर पर जो जीवन के लिए, जीने के लिए ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, वो मिलनी चाहिए, जिनमें मनोरंजन भी है, सूरज की रोशनी भी है, संगीत भी है, तमाम बातें हैं। उन पर हम जब आपकी किताबों के माध्यम से आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन ये जो बलात्कार जैसे विषय पर आपने शोध किया, और आज जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, भारत में और दुनिया भर में, आप लगातार, ऐसा नहीं है कि आप प्राध्यापक हो गई तो आप इन विषयों से जुड़ी नहीं हैं, लगातार आप नए बच्चों को पत्रकारिता पढ़ा रही हैं और उस दौरान भी ये विषय होते होंगे। भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है और बलात्कार जैसे विषय को किस रूप में आज भी देखा जाता है, और शोध के दौरान आपने क्या पाया था? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो लोग अपराध करते हैं और जो अपराध के पीड़ित होते हैं, इन दोनों को बहुत करीब से देखा। मुझे समझ में ये आने लगा कि आम तौर पर पीड़ित चुप रहते हैं। चुप्पी बड़ी भारी चीज़ है, और यही चुप्पी इस दुनिया को बचा कर रखती है। मेरी तमाम कविताओं में आपको विद्रोह ना के बराबर दिखेगा। मैं हमेशा औरत की चुप्पी की बात करती हूँ, उसके सहने की बात करती हूँ। रानियाँ सब जानती हैं, मैं भी शुरुआत में और उसके अंत में मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि तकरीबन हर औरत कोई रानी है, उसके पास कोई गहरा सच है, लेकिन उस सच की चाबी कहीं और है। आम तौर पर वो चाबी राजा के पास होती है, और यही पीड़ितों के साथ भी है। बहुत से रेप विक्टिम जो बड़े ग्रूसम अपराधों से गुजरे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सच को नहीं कह पाए, चाहे वो बलात्कार की विक्टिम हो, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक, किसी भी तरह के विक्टिम्स। लेकिन ये दुनिया भी बदली है। मेरे पीएचडी करने से आज 2025 तक में आप देखिए स्थितियाँ कितनी बदली। पहले एक समय आया था जब हम ये माना करते थे कि औरत की पीड़ित होने को हमने स्वीकार करना शुरू कर लिया था, और हमें लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 2025 में स्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि औरत से पुरुष डरने लगा है। ये भी बदला है। हम पॉलिटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट के अजीब से पशोपेश में फंस गए हैं। एक ये भी स्थिति है, और मुझे लगता है कि सच ये भी है कि आज भी पीड़ित ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो मैं यही जानने का प्रयास कर रही थी, जो विक्टिम होता है उसके पास बहुत सारे सच होते हैं, लेकिन जब तक वो बोलने के बारे में सोचता है तब तक वो मामला बहुत पुराना हो गया होता है, और जिसने उस अपराध को किया होता है उसका शोर ज़बरदस्त होता है। वो शोर मचाता है, वो चिल्लाता है, वो डिफेम करता है, और पीड़ित उसे सहन करता है। एक तरफ इस दुनिया में सहन शक्ति है, दूसरी तरफ शोर है। इसे देखते देखते ही यही वजह है कि तिनका का जन्म हुआ। मुझे लगा कि जो मैं नहीं कह पा रही हूँ, जिन पीड़ितों को मैं करीब से देख रही हूँ, उनकी बात कैसे कहूँ, तभी तिनका पैदा हुआ। आपकी जो पुस्तक थी हूँ रहूँगी में लिखा है कि वर्तिका के लिए औरत टीले पर तिनके जोड़ती और मार्मिक संगीत रचती एक गुलाबी सृष्टि है, और सबसे बड़ी त्रासदी भी। वह चूल्हे पर चाँद सी रोटी सेके या घुमावदार सत्ता संभाले,
सबकी आंतरिक यात्राएं एक सी हैं। इस ग्रह के हर हिस्से में औरत किसी न किसी अपराध की शिकार होती ही है। ज़्यादा बड़ा अपराध घर के भीतर का, जो अमूमन खबर की आंख से अछूता है। ये भाव, ये जो कविताएं हैं जिनको आपने व्यक्त किया है, तिनका तिनका पर हम अभी आएंगे। आपकी रिपोर्टिंग के दौरान की कोई ऐसी घटना जो आपके मन, अस्तित्व या मानस पर अभी भी बनी हो, जो स्त्री से जुड़ी हुई हो, या जेल के दौरान, आपने जेल में भी महिला जेल की भी बात की है और लगातार काम किया है, कोई ऐसी घटना जिसको आप भुला न पाती हूँ, या आपको लगता हो कि अगर मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती तो ऐसी घटनाओं को मैं रोक पाती। हालांकि मुझे लगता है कि औरत से जुड़ी हर घटनाओं को, अत्याचार किसी भी रूप में औरत या पुरुष के ऊपर हो, यहाँ पे मैं व्यक्तिगत निजी तौर पर मेरा मानना है कि अत्याचार बुरी बात है। किसी को किसी के ऊपर कुछ भी थोपने का हक नहीं है। एक घटना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, उसने मुझे बहुत झकझोर दिया। ये नॉर्थ दिल्ली का इंसिडेंट था। रात के समय खबर आई थी, मॉर्चरी के सामने मैं खड़ी थी। इस महिला को उसके परिवार ने मार दिया था, लेकिन जिस तरह मारा था वो बड़ा विद्रूप था। उन्होंने उसकी आंखों में सिलाइयाँ खूब होती थी और भी बहुत कुछ किया था, और देर रात हो गई थी। तो जो उसके पति का पक्ष था और जो उसका मायका था, वो दोनों पक्ष वहाँ खड़े थे, और मायका जाहिर तौर पर बुरी तरह से टूटा हुआ था। माँ उसकी बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस पति और ससुर ने उसकी आंखों में सुइयाँ चुभोई थीं, वो बड़े इत्मीनान से था। उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा था, उन पर शायद कुछ गुजरा भी नहीं था। वो जस्टिफाई कर रहे थे कि मतलब वो ऐसी ही थी, या जो किया गया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उस 1.5 मिनट की स्टोरी को करते हुए मुझे लगा था कि जैसे 1.5 सदियों का सफ़र मैंने तय किया हो। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो नहीं लगता आज भी वो पीड़ित, पता नहीं कितना उसका परिवार क्या कह पाया होगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे ये लगा था, ऐसी कई स्टोरीज़ होती हैं जहां हम 5W1H से आगे गुजरने की कोशिश करते हुए भी नहीं जा पाते। उसे जो सुइयाँ चुभोई गई थीं, उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। तब मुझे ये लगा था कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन उसके परिवार ने उसे कुछ बुरा शायद लगा ही नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है शायद 25 साल बाद, मालूम नहीं वो परिवार किन चीज़ों से गुजरा होगा, किन सुइयों को उसे खो दिया गया होगा। एक और घटना मुझे कभी नहीं भूल सकती, पटियाला हाउस में। वहाँ यहाँ मैं उस अपराधी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो बड़ा जघन्य अपराध हुआ था। और हम लोग जब कवर करने जाते थे तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन, उन दिनों टीवी क्योंकि बहुत पॉपुलर था और कुछ एक चैनल्स ही थे, तो वो जर्नलिस्ट को पहचाना करते थे लोग। तो इस व्यक्ति ने हाथ हिलाकर कई बार मुझे कहा, वर्तिका आप आ गई, वर्तिका आप आ गई, मेरे शॉर्ट्स। और आज भी NDTV के आर्काइव्स में शॉर्ट्स होंगे जब वो हाथ हिला रहा था वो व्यक्ति। उसे ज़रा सा भी अफसोस नहीं था कि उसने क्या किया। ऐसे कई लोग जिन्हें बड़े अपराध को करने के बाद अफसोस नहीं हुआ, उनके अफसोस का ना होना मेरे मन में कहीं चिपका रह गया। वर्तिका जी, एक बात बताइए, आपकी जो पहली कृति थी वो एक कविता संग्रह था। 1989 में छपा। मैं स्कूल में पढ़ती थी। ठीक, वो आप स्कूल में पढ़िए, कॉलेज में पढ़िए, आप जो भी कहिए, बच्चे जो कार्यक्रम देख रहे होंगे वो जान ही जाएंगे कि 89 में छपी थी। ठीक है, तो 89 में छपी थी। आप कवि रही, अभी भी हैं, कविताएं लिखती हैं। प्राध्यापक के रूप में आपकी अपनी पहचान है। अपराध संवाददाता के रूप में आप रही, एंकर रही। ठीक है, समाज सेविका के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका है। जेलों पर आपका काम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा रहा है।
उस पर अभी बहुत सारी किताबें आई हैं, दिल्ली पुलिस से लेके दुनिया भर में आपको आपके काम की तारीफ होती है। बहुत सारा पुण्य बटोर रही हैं कैदियों की ओर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो आपके दिल का है, और ये इतने वर्टिकल्स पर क्यों भागती रही है आप? कविता लिखना, किताबें लिखना, अपराध को कवर करना, जेल में काम करना, अपराधियों पर काम करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारे पहले तो ये सारे काम कैसे कर लेती हैं? और इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो आपके दिल का करीब है, जो मूल रूप से बता सकता है कि ये वर्तिका नंदा है? इतना सारा जो काम जिसे आप कह रहे हैं, असल में जो काम आपकी सांसों में बस जाता है ना, वो आप कर लेते हैं किसी तरह से। डर मेरे अंदर बसा हुआ था, डर के बाद आतंकवाद, उसके बाद जेल, अब जेल सांसों में। इन सारे कामों में कहीं ना कहीं जेल ही है। अब आप कहेंगे जब मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ तब जेल कैसे? जेल ने जो मुझे सिखाया है उसी हिस्से को मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, या मैं ये कहूँगी कि जो मेरी पाठशाला कॉलेज में चल रही है उसी पाठशाला के कुछ हिस्से जेल में हैं। तो मेरे अंदर का अध्यापक और मेरे अंदर जो छोटी छोटी जो शक्ति को मैंने जोड़ने का प्रयास किया कि इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना है, इस दुनिया के लिए कुछ और करने की कोशिश करनी है, ये सब आपस में जुड़े हैं। कोई भी चीज़ किसी से अलग नहीं है। ये जेलों से आपका जो लगाव है उसकी वजह क्या थी? बुनियादी तौर पर आप कब आकृष्ट हुई? क्योंकि जेलों पर आपकी सारी किताबें मैं बता दूं थी, हूँ और रहूँगी, रानियाँ सब जानती हैं। कविता संग्रह, एक कविता संग्रह का मैं पहले भी उल्लेख किया। तिनका तिनका तिहाड़, कारागार में कलम, यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद तिनका तिनका डासना भी आया बीच में, तिनका तिनका मध्य प्रदेश भी आया। ठीक है, ये 3 किताबें जेलों पर आधारित रही हैं। अभी ये किताब रेडियो इन प्रिजन नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित की है, और ये किताब आने के बाद ही मुझे लगा कि डॉक्टर वर्तिका नंदा से अब अवश्य बात की जानी चाहिए। बिना बात किए बात बनेगी नहीं। शेष किताबें बतौर प्राध्यापक रही हैं टेलीविज़न और अपराध पत्रकारिता, जो युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, टेलीविज़न और क्राइम रिपोर्टिंग। किस्सा खाकी का जो है ये दिल्ली पुलिस पर आधारित है, एक काफ़ी टेबल बुक है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत आभार भी प्रकट किया है कि आपने अवैतनिक रूप से बड़ी सेवा की। डॉक्टर नंदा जो काम करती हैं उन कामों में, अधिकांश कामों के लिए इनको कोई धन नहीं मिलता है। ये जो जेलों की तरफ आपका आकर्षण है, ये पहली बार कब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इन लोगों के लिए काम किया जाना चाहिए? क्योंकि सामान्य तौर पर हम जब जेल की बात करते हैं, जो इस किताब में भी लिखा है, आपकी दूसरी किताबों में भी लिखा है, और सभी लोग जानते हैं जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि जेल शहर के बाहरी हिस्से में होते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, अंदर का जो फिल्मों में भी दृश्य होता है वह और भी भयावह होता है, और उससे भी अधिक भयावह होता है जेल की अंदरूनी ज़िंदगी। लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, पानी से लेके, और उसके अंदर जो लोग रहते हैं, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि चाहे वो विचाराधीन भी हों तो वो सारे के सारे अपराधी। बहुत सारे डायमेंशंस इस किताब में वर्तिका जी ने रखा है, जैसे जिनका उल्लेख हम बातचीत में आगे करेंगे। जैसे जेल में के अंदर जो बच्चे हैं, बिना अपराध के उनको हिकारत की नज़र से देखा जाता रहा है। सारे कैदी एक जैसे नहीं होते, सारे कैदी अपराधी नहीं होते, छोटे मोटे कामों के लिए भी लोग चले जाते हैं। जेलों का जो वर्गीकरण है हमारे देश में हमको नहीं पता है। हम जेल का मतलब हम ये जानते हैं कि ये जेल है, जेल में जो गया इसका मतलब वो अपराधी है। अपराध की डेंसिटी क्या है भारत में, दुर्भाग्य से यहाँ तो क्राइम की कैटेगरी भी नहीं है। पाश्चात्य देशों में तो आपने हत्या की तो हत्या में भी कैटेगरी है कि किस तरह से मारा, किस वजह से मारा, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, सज़ा भी उसी ढंग से मिलती है। भारत में एक ही तरह से सज़ाएँ मिलती हैं। मेरा बुनियादी प्रश्न ये है कि जेल से आपका लगाव कब शुरू हुआ, और आपको लगा कि नहीं, मुझे इन पर काम करना चाहिए, और फिर ये तिनका तिनका फाउंडेशन शुरू करने की वजह कैसे बनी, किस तरह से इसकी शुरुआत? अंबाला से दिल्ली शताब्दी में मैं जब बैठी
और उस तरह से दिल्ली की यात्रा जब शुरू हुई तो हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा बाला में बंगला था। वहाँ से ना जब मैं आसमान को देखती थी तो मैं बड़ी दुआएं करती थी, मन्नतें मांगती थी कि मैं जब दिल्ली जाऊँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ जो इस दुनिया को कुछ ठोस देकर जाए। तो जब मैं शताब्दी में बैठी तो मैं लगातार इसी बात को मन ही मन बोलती गई और दिल्ली पहुंचने के बाद टुकड़ों में मैंने उसको बदलते हुए देखा। तो ये बात है 1993 की, जब पहली बार मैं तिहाड़ जेल के अंदर गई। मुझे एक स्टोरी करनी थी दैनिक ट्रिब्यून के लिए, और उस स्टोरी को करने के बाद जब अंदर गई, अलग अलग हिस्सों को जेल के देखा, और जेल में उस दिन चने भुने जा रहे थे तो मैंने चने खाए। और उसके बाद जो हवा मेरे अंदर गई होगी, जो सांसें गई होगी, फिर वो गई नहीं वापस। फिर वो जेल बस आ गई। मुझे ऐसा लगा कि कई बंदी कुछ कहना चाहते थे, वो कह नहीं पाए। मैं भी कुछ कहना चाहती थी, मैं भी कह नहीं पाई। फिर जब टीवी चैनल्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, जी ज्वाइन किया, और उसके बाद जब मैं एनडीटीवी में आई तो अलग अलग इन टीवी चैनल्स की नौकरी के दौरान भी मुझे जेल के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। लेकिन वो जो रिपोर्टिंग थी वो अपनी समय सीमा के अंदर थी, दायरे में थी, 1.5 मिनट की खबर थी। क्राइम की कवरेज के समय भी हमने कोर्ट में कवर किया या हम थाने में गए। फिर जब कोई व्यक्ति जेल में भेज दिया गया, आमतौर पर स्टोरी वहीं ख़त्म हो गई। मेरे दिमाग में ये हमेशा रहा कि जो जेल के अंदर गया है उसकी खबर हम जो दिखाते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं वो कितना सच है। मैं चाहती थी जेल को देखने के लिए मैं एक अलग चश्मे का इस्तेमाल करूं, जो सेंसिटिविटी के साथ देखता हो, सेंसेशन के साथ नहीं। और जिस चश्मे से मैंने फिर देखना शुरू किया उसका नाम मैंने रखा एक दिन का जेल पाठशाला, जो कि जेलों के अंदर पत्रकारिता को शुरू करने की भी शुरुआत थी और मेरे ज़रिए भी जेलों को एक नई तरह की पत्रकारिता से जेल की एक नई भूमिका को सामने लाने का प्रयास था। इसलिए आप देखिएगा जितना भी ये काम है, इसमें मैंने कहीं पर भी कभी भी किसी के भी हुए अपराध को रंग और मसाले देने का प्रयास नहीं किया। इसके ज़रिए मैंने उनकी सांसों को, धड़कते हुए दिलों को, क्योंकि जो जेल के अंदर गया वो एक इंसान ही है, उस इंसान के ज़रिए उसकी दुनिया को समझने का प्रयास किया। तो 1993 में जिस जेल को मैंने देखा वो अलग अलग रूपों में मेरे पास आती गई। जितनी बार कवरेज की उतनी बार कुछ छूट गया। तब मुझे लगा ये 1.5 मिनट से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने इस जीवन को जेल के लिए ही देना होगा। लोकसभा टीवी से विदाई देने के बाद जब मैं लेडी श्री राम कॉलेज में आई, वो एक दौर था जब मैं ये तय कर चुकी थी कि अब जेलों के लिए तिनका तिनका जैसा ही किसी चीज़ को जन्म देना होगा, क्योंकि तिनके 2 तरह से हैं। आमतौर पर मैं और आप बात कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ तिनके जो दिख नहीं रहे। जेल के जो बंदी हैं वो भी आमतौर पर लोगों को दिखते नहीं। वो उन्हें तब दिखते हैं जब या तो उनका कोई अपना जेल में चला जाता है या जेल की कोई बड़ी खबर आती है। अन्यथा जेल में इस समय कौन कहाँ क्या कर रहा है हमारी सोच से बाहर है। और दूसरा, तिनके जब जुड़ जाते हैं तो घोंसले बनते हैं। तो ये घोंसला बनाने का भी प्रयास है, क्योंकि ये वो ज़िंदगियां हैं जब वो आपस में जुड़ जाती हैं ना तो एक घोंसला बनाती हैं। उसीलिए यही वजह है कि तिनका का जन्म। आपका उद्देश्य क्या है इस अंततः आप चाहते क्या हो? तिनका तिनका के माध्यम से जेल की जो ज़िंदगी है उसमें आप क्या, किस तरह की उम्मीद देखते हो और किस तरह के काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें एक जैसे रेडियो है वह एक नया प्रयोग था। आपने अभी कहा कि जेल में पत्रकारिता की शुरुआत हमने की एक तरह से। ये किस तरह से इस काम को करते हो और कैदियों में इसको लेकर क्या है प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इसकी चूँकि पूर्व में कोई मिसाल नहीं है, तो अलग अलग अधिकारियों का अलग अलग अप्रोच रहता रहा होगा। हमें आपकी बात समझ में आई तो हमने आपसे बात कर ली, आपको अवसर दे दिया। हमें बात आपकी समझ में नहीं आई, हमने कोई अवसर नहीं दिया, क्योंकि कोई लिखित
नियमावली तो है नहीं कि नहीं वर्तिका नंदा जा रही हैं या तिनका तिनका फाउंडेशन के लोग आ रहे हैं तो इनको अवसर दे दो। तो विशेषकर 3 जो राज्य हैं जिन पर आपकी किताब आ चुकी है, मैं उसी पर केंद्रित रहूँगा। शुरुआत मुझे लगता है आपने दिल्ली से की, तिहाड़ से। निश्चित रूप से जो आपकी दूसरी रेडियो इन प्रिजन टूवर्ड्स न्यू एज रिफॉर्म में है कि तिहाड़ की स्थिति एक सेंट्रल जेल की है, देश की राजधानी है, एलिट है, अधिकारी भी बहुत पढ़े लिखे सब कुछ होते हैं, तो यहाँ आपको काम करना अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों की तुलना में सहज रहा हो। अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर आपने किया, राजस्थान का कुछ उल्लेख आपने इसमें किया है, हरियाणा का किया है, बहुत सारे राज्यों का किया है। ये जो शुरुआत हुई उसका जो व्यतिक्रम था और उसमें जो अवसर थे, उनमें कुछ चीज़ों को, क्या 1-2 घटनाएं आपको याद हैं कि मैंने जब ये शुरू किया था तो इस तरह से हुआ था जब मुझे हतोत्साहित हुई थी, या ये अवसर मिला था जो मैं बहुत उत्साहित हुई थी, या ऐसी कोई स्थितियां नहीं आई? 2013 में ये किताब आई, तिनका तिनका तिहाड़। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, तकलीफ़देह भी और रोचक भी। तिहाड़ जो है, दिल्ली प्रिजन्स जिसे हम कहते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रिजन कॉम्प्लेक्स है। जेल नंबर 6 में महिलाएं हैं। विमला मेहरा मैडम उस समय डीजी प्रिजन्स थीं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं महिलाओं से मिलना चाहती हूँ। कई मुलाकातों के बाद मुझे लगा एक किताब पर काम हो सकता है। 4 बंदिनियों को तलाशा गया और उसके बाद ये किताब बनी। 2013 में देश के गृह मंत्री ने आपका कॉन्फ्रेंस तब भारत ने पहली बार होस्ट किया था, विज्ञान भवन में इस किताब को रिलीज़ किया। और उसी दिन एक और गाना रिलीज़ हुआ जिसे मैंने लिखा था, उसका भी टाइटल तिनका तिनका तिहाड़ है। बाद में पुरुषों को इससे जोड़ लिया गया। आज भी जो भी लोग तिहाड़ जेल के बाहर से गुजरते हैं, एक लंबी सी दीवार है जिस पर लिखा है, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस 4 दीवारी में बैठकर मैं तेरा ही नाम लिखती हूँ। वो इस किताब का हिस्सा है। सीमा रघुवंशी जो एक बंदिनी थी और उसने इस किताब में कविताएं लिखी। बहुत कुछ हुआ उस दौरान, बंदिनियों को मौका मिला। अब एक छोटी सी बात है, आपको सुनकर बड़ा अजीब भी लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बंदिनियों के हाथ में पेन आया, उनके हाथ में कागज़ आए। आप सोचेंगे क्या बड़ी बात है, असल में बड़ी बात है। जब शुरू शुरू में मुझे वो लिख कर दे रही थी, कभी कभी पेपर नैपकिन पर, कभी किसी लिफाफे पर, लेकिन उनके हाथ में एक ताकत आई। उन्हें दिया गया एक मौका, एक आज़ादी, अब लिखो। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी, सुकून की बात। बहुत से लोग लिखने लगे और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे एक मुहिम से चल गई। बहुत से बंदियों ने कहा हम भी लिखना चाहते हैं। तिहाड़ ने जिंदगियों को कई तरीक़ों से बदला। उसके बाद एक गाना अंदर ही शूट हुआ, आज भी यूट्यूब पर है, तिनका तिनका तिहाड़। एक कॉन्फ्रेंस हुई न्यूयॉर्क में, मैंने उसका एक टुकड़ा वहाँ पर चलाया। भारत से ही एक पुलिस अधिकारी ने वहाँ खड़े होकर मुझे कहा कि वर्तिका ये बड़ा अच्छा प्रयास है, गाना बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन देखो तुम एक काम में फेल हो गई। क्या? मैं भी जानना चाहती थी क्या। उन्होंने कहा कि देखो जो आर्टिस्ट तुमने चुने इनमें से कोई कैदी नहीं लग रहा, इसलिए अच्छा होता कि तुम ऐसे आर्टिस्ट चुनती जो जेल जैसे लगते तो सही। तो मैंने उन्हें कहा कि सर यही मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसमें से कोई आर्टिस्ट नहीं है, ये सब बंदी हैं। उन बंदियों ने उस गाने को कंपोज किया, उसे प्रेजेंट किया, और उनमें से कुछ बंदी जब जिनकी रिहाई हुई कोरोना के समय, एक बंदी ने अपने म्यूज़िकल एल्बम को रिलीज़ किया। जिंदगियों में इस तरह से रोशनी और ताकत आने लगी। डासना, इसमें क्या हुआ, ये उन बंदियों पर केंद्रित करने का प्रयास था जो आजीवन कारावास में हैं। आरुषि तलवार केस को सब जानते हैं, लेकिन इस किताब में उसका एक दूसरा रूप है। माता पिता जेल के अंदर क्या कर रहे थे, उनकी डेंटिस्ट की जो उनकी क्लिनिक थी, बतौर डेंटिस्ट वो जेल को क्या दे रहे थे। कई बंदिनियों ने और बंदियों ने इसमें कविताएं लिखी, पहली बार लिखी जीवन में, और उन्होंने जेल की ज़िंदगी को कैसे महसूस किया, वो इस किताब का हिस्सा है। इसमें भी आपको किसी का अपराध नहीं मिलेगा,
लेकिन इसमें एहसास मिलेगा, और ये एहसास भी मिलेगा, कुछ वादे भी मिलेंगे, हम बाहर जाके इस दुनिया के लिए क्या करेंगे। ये किताब, इसमें क्या हुआ, इस पूरी किताब में आपको जहाँ भी मैं दिखूंगी, मेरी पीठ है, मेरा चेहरा नहीं है, जेल के अंदर जाते हुए का, जेल के किसी हिस्से में खड़े हुए, लेकिन जो बाकी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे वो अलग अलग तरह के एहसास हैं। जैसे एक ये हिस्सा, मुट्ठी में काश सामने बड़ा आकाश, ये वो बंदी हैं जिनके मन में एक पश्चाताप है, जो वो ये कहना चाह रहे थे, काश मैंने उस दिन ये नहीं किया होता, और अगर नहीं किया होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। इसमें वो बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 6 साल से कम है, जगह जगह उनकी कुछ छाप है। अब बताऊं क्या हुआ, इनमें से एक की माँ ने कहा था, बच्चे का नाम पहचान सब आप छिपा दीजिएगा, हमने छिपा दिया। जब वो बच्चा वहाँ से रिलीज़ हुआ, कुछ समय बाद जेल में जब उसे स्कूल में एडमिशन होनी थी, उसकी माँ इस किताब को लेकर गई और उन्होंने कहा कि मैं बता रही हूँ कि मैं जेल में थी, मेरा बच्चा जेल में था, ये जो आप आड़ी तिरछी लकीरें देख रहे हैं ना, ये इस बच्चे की हैं। इस बच्चे का कोई अफसोस, कोई अपराध नहीं था, वो जेल में था, साथ में उसे एडमिशन मिल गई। ये भी बात शायद छोटी हो सकती है, लेकिन असल में बहुत गहरी बात है। उस माँ ने जब अपनी पहचान को जाहिर किया, उस स्कूल ने उसे एडमिशन दे दी। इसमें कई सारी तस्वीरें हैं जो बंदियों ने बनाई हैं, और ये बताती है जेल की ज़िंदगी कैसी हो सकती है। इसमें काले रंग का इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत सारे अलग रंग हैं, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे थे काले रंग से परे भी हो सकती है जेल, पीली, लाल, हरी, नीली, सरसों जैसी भी हो सकती है जेल। ये जो जेलों पे जो प्रकाशन का काम है, इसके बाद आप अभी रेडियो के क्षेत्र में काम करें, ये लगातार आप अपने जो काम को एक तरह से परिष्कृत, परिवर्धित करने की कोशिश कर रही हैं, तकनीक से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये रेडियो इन प्रिजन, जेल में रेडियो दरअसल है क्या, वो करता क्या है, किस तरह से काम करता है, और इसका उद्देश्य क्या है? सामान्य तौर पर, चूँकि मैं तो किताब पढ़ चुका हूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये समझने की कोशिश करें कि जेलों के अंदर बुनियादी तौर पर क्या आवश्यकता है। ये तीनों किताबें ये बताती हैं कि जेल में जो कैदी हैं उनमें बहुत सारे लोग अपराध के शिकार थे, या आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे, या उनके अंदर भी एक स्वप्न था खुले आकाश को देखने का। उनके अंदर जो प्रतिभाएं थी उनको आपने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवसर दिया। उसमें ऐसे निर्दोष बच्चे भी थे, ऐसी महिलाएं भी थी जिनका जीवन आगे बदल सकता था, उनको बदलने का एक प्रयास किया गया। अब रेडियो के माध्यम से आप कौन सा काम कर रही हैं और वो किस तरह से संचालित होता है? देखिए, दिलचस्प बात ये हुई कि 2013 में जब तिनका तिनका तिहाड़ पर काम हो रहा था, तो एक दिन ये भी पता लगा कि वहाँ पर रेडियो का कोई काम होगा। मैंने रेडियो को जन्मते हुए वहाँ देखा। मुझे लगा कि एक सिस्टमेटिक रेडियो हिंदुस्तान में होना चाहिए। 6 साल बाद मैं उस काम को कर पाई। साल था 2019। हुआ ये कि मैं एक स्टडी कर रही थी, जेलों में बंदियों की संचार की ज़रूरतें, विशेष तौर पर महिलाएं और बच्चे, और उसके केंद्र में उत्तर प्रदेश। अब है ज़िला जेल आगरा, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जेल बिल्डिंग्स में से एक। उस जेल में मैं बहुत नियमित तौर पर जाने लगी, और फिर एक दिन ये तय किया कि चलिए अब यहाँ रेडियो बनाते हैं। छोटा सा कमरा, आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे उस तस्वीर को देखकर, और उसकी कहानी क्या है। तो हुआ ये कि ये एक तस्वीर है, ये कमरा, एक परिकल्पना बनाई गई कि जेल का कमरा, जेल का रेडियो कुछ ऐसा सा बन जाए तो कितना अच्छा है। छोटा सा कमरा था, एक टेबल था, 2 स्टूल थे, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम था। अब आपने पूछा रेडियो है क्या, तो जेल का रेडियो असल में बहुत लोग जानते ही नहीं। मैं ये कहूँगी कि शायद ना के बराबर लोग जानते हैं। रेडियो आमतौर पर 3 तरह से हम जानते हैं। एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का रेडियो, जिसमें आकाशवाणी है। दूसरा निजी रेडियो, जिसे हम लोग अक्सर गाड़ी चलाते हुए भी सुनते हैं। तीसरा कम्युनिटी रेडियो, जो एक छोटे रेडियस पे काम करता है। लेकिन चौथा है प्रिजन रेडियो, जिसे ना कोई सुनता है ना कोई जानता है। वही प्रिजन रेडियो
उसे एक नीश के तौर पर विकसित करने का सपना है मेरा, और वो सपना पूरा हुआ सबसे पहले ज़िला जेल आगरा से। अब रेडियो को शुरू करने के लिए 2 बंदी चयनित किए गए कि भाई आप दोनों रेडियो जॉकी बन जाइए, एक उदय और एक तुहिना। इसकी कई कहानियाँ थोड़े थोड़े हिस्से में हमने यूट्यूब में कुछ डाला है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि बहुत चीज़ें मैंने छिपा कर रखी। मैं नहीं चाहती थी कि इस दुनिया को अभी ये पता लगे जेल में क्या हो रहा है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि कोई भी साधना, कोई भी यज्ञ जब तक किसी मुकम्मल जगह तक ना पहुँचे तब तक उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं इंतज़ार कर रही थी कि रेडियो कुछ स्वरूप ले, तब हम बात करेंगे। साल 2020 आया, कोरोना आया, और कोरोना के समय ये दुनिया जब बदली, जेल का रेडियो ताकत बना, वो सहारा बना, क्योंकि बंदियों के पास अब मुलाकात एकदम बंद हो गई थी। आप सोचिए, ये सारी दुनिया जब अपने बारे में सोच रही थी, जेल के बंदी के बारे में आमतौर पर लोगों ने सोचा ही नहीं। हम और आप जिन सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मास्क का, वो उसका एक बड़ा हिस्सा जेलों से भी आ रहा था। एक जेल ने तो यहाँ तक किया कि उसने बाहर के लोगों के लिए रोटियां तक बना के देनी शुरू कर दी। लोगों ने उसके बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन मैं फिर आऊँगी रेडियो पर। बंदी रो रहे थे, वो अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे थे। जेलों में टेलीफोन की सुविधाएं कम थी, किसी ने सोचा ही नहीं था कोरोना नाम की कोई चीज़ आएगी। तब ये रेडियो सहारा बना। रेडियो पर उनकी पसंद के गाने चलने लगे, अनाउंसमेंट्स होने लगी, सैनिटाइजेशन के बारे में बताया जाने लगा, और इस तरह से जेल अधिकारियों को भी समझ में आया कि जेल का रेडियो जेल की जान है, सिर्फ शान नहीं है, जान है। एक और घटना घटी। वो घटना घटी सेंट्रल जेल अंबाला में, जो एक ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी। उस जेल में एक शेरू कोरोना पर एक गाना लिखता है, वो गाना यूट्यूब पर प्रसारित होता है। जेल के इस रेडियो के इस गाने को सुन लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो उसे ट्वीट करते हैं। शेरू रातों रात हीरो बन जाता है। जज उसे मिलने के लिए जेल में आती है। शेरू को तब तक कोरोना हो चुका है। जो जज हैं वो उसकी बैरक से बाहर हैं, शेरू बैरक के अंदर है। शेरू फूट फूट के रो रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था उसे ये सम्मान, ये मान, ये जगह मिल सकती है। ये काम भी जेल के रेडियो ने किया। ये जो जेल रेडियो का प्रसारण है, ये क्या किसी भी रेडियो पर सुना जा सकता है, या कैदी आपस में उसको कैसे सुनते हैं? क्या इसका कोई प्रसारण होता है, उनको कोई ट्रांजिस्टर सेट दिया जाता है, या वो लाउड स्पीकर पर सुनते हैं? ये आखिर संचारित कैसे होता है? देखिए, यह इसकी बड़ी खूबसूरती है। जेल के रेडियो को बाहर के लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते। एक वजह ये भी कि असल में कई बार बहुत सेंसिटिव चीज़ें भी होती हैं। कई बार कुछ ऐसी सूचनाएं भी होती हैं जो एकदम इन हाउस हैं। किसी दिन मुलाकात ज़्यादा है, किसी दिन मुलाकात कम है। रक्षाबंधन पे ज़्यादा बंदी आए हैं, मुलाकातों के लिए आए हैं, या कोई और सूचना है, लीगल एड है, एजुकेशन है, तो हर बंदी अपनी बैरक में सुन सकता है। यहाँ तक कि अब तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी सुन सकता है। बंदी सो रहा है या रो रहा है, रेडियो को सुन सकता है। कुछ जेलों में 3 घंटे काम करता है, कुछ में 8 घंटे, ख़ास अवसरों पे 10 घंटे भी। कुछ अवसरों पे वो रुला देता है, कुछ अवसरों पे वो हंसा देता है, कुछ अवसरों पे वो जागृत कर देता है। बाहर के लोग किसी तरह नहीं सुन सकते। हाँ, एक साधन है जो हमारा दिन का जेल रेडियो पॉडकास्ट है। वो इकलौता पॉडकास्ट है इस पूरी दुनिया में जो पूरी तरह से जेल पर केंद्रित है, जेल की आवाज़ों पर केंद्रित है। हम कुछ टुकड़े उसमें ज़रूर सुनाया करते हैं। कभी कभी, जैसे किसी बंदी ने बताया, अनाउंसमेंट हुई कि भाई तुम बड़े दिनों से पढ़ने नहीं आ रहे, तुम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, तुम्हारा एमए का एग्ज़ाम आ रहा है, भाई आ जाओ जेल रेडियो की क्लास में, थोड़ी देर पढ़ लो, तुम्हारे नोट्स आ गए हैं। या किसी बंदी के लिए कोई अनाउंसमेंट, अरे तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आ गई ना, अब तो तुम्हारा मूड अच्छा हो गया, क्यों नहीं आ रहे पढ़ने, आ जाओ पढ़ने। ऐसी कई अनाउंसमेंट्स हम करते हैं और उसका असर होता है। आपको मालूम है क्या हुआ? ज़िला जेल करनाल में 100% रिजल्ट आया। आप सोचिए, इस काम को अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती तो शायद वो रातों रात स्टार बन जाती। लेकिन हम लोग तिनके हैं, हमारी बातों से हम में से कोई स्टार नहीं बनता।
हम सिर्फ रोते हैं, हम सिर्फ मन ही मन खुश होते हैं, हम सिर्फ तारों को देखते हैं और अपनी दुआएं भेजते हैं, और कुछ दुआएं कुछ सी टुकड़े में कहीं पर आती है, लेकिन इसे सपोर्ट कोई नहीं करता। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मैं सच बताऊं, जेल की याद आमतौर पे लोगों को कब आती है? जब उनके परिवार का कोई जेल में पहुंच जाता है, या उन्हें तब आती है जब टीवी पर वो कोई ऐसी खबर देखते हैं जो बड़ी सनसनी वाली है, या किसी वेब सीरीज़ को देखते हैं, वो जेल को देखते हैं और उसे खूब कोसते हैं, या फिर जेल को देखकर थोड़ा बहुत रो लेते हैं, या फिर जेल को देखकर किसी संभावित व्यापार की कोई चीज़ सोच लेते हैं। जेल इनमें से कुछ नहीं है। जेल आपके कर्मों का केंद्र है। जेल आपको कुछ नहीं देगी। जेल से आप पा सकते हैं अनुभव, जेल से आप पा सकते हैं कुछ दुख, और जेल आपकी ज़िंदगी को एकदम नया रूप दे सकती है। ये जो कवर है ना, सींखचों के अंदर बैठा हुआ ये इंसान वो इंसान है जिसने ये ठान लिया है कि अब इस माइक्रोफोन के ज़रिए, इन तारों के ज़रिए मैं कुछ ऐसी बात कह दूं जो आज तक नहीं कह पाया। कई बंदी आकर जब कुछ कहते हैं ना, मुझे 80 साल का एक बंदी याद आ रहा है। ज़िला जेल पानीपत में मैं गई, मैंने देखा एक बुज़ुर्ग व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, बड़ी देर से बैठे हैं, रो रहे हैं। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा, बाबा क्या हुआ? बोले, सीढ़ी चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर तक आया हूँ, आज अपनी रागिनी सुनाऊंगा। फिर बोला, पता है, आज तक अपनी रागिनी किसी को सुना नहीं पाया। आज सुनाऊंगा। जिस जेल में 1400 बंदी थे उस जेल में उस समय, और उन्होंने अपनी रागिनी सुनाई, बहुत रोए। बोले कि मैं हमेशा चाहता था मैं कहीं गाऊं और कुछ सुनाऊं, मुझे नहीं पता था मेरे मन्नतों के धागे यहाँ हैं। जेल का रेडियो हमारी मन्नतों का धागा है। वर्तिका जी, आपकी बातें जो है बहुत ही भावुक कर देने वाली हैं, और जो लोग भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि वे उस आपकी जो सद्भावना है, शुभकामना है, और जो नीयत है आपकी अच्छी सी जेल की दुनिया को भी बतौर उसके अंदर जो लोग हैं उन्हें बतौर मनुष्य देखने की और उनके जीवन को बेहतर करने की, उस तरफ थोड़ा उन्मुख होंगे। एक लाइटर नोट पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कैदियों ने कभी आपको ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि प्रधानमंत्री जो है लगातार मन की बात करते हैं और रेडियो पे करते हैं, उनके प्रसारण को हमें भी सुनवाया जाए? इस तरह की कोई डिमांड, या कोई कैदी आपसे कुछ उम्मीद कर रहा हो कि रेडियो के तौर पे हमें बाहरी दुनिया की ये चीज़ें भी जाननी है, बजाय आपसी समन्वय के और कम्युनिटी के, हम लोगों की अपनी बात के? एक कशिश है, कशिश ने बड़ा खूबसूरत गाना लिखा, और तो उसकी माँ ने मुझे कहा कि जब से ये जेल में आया है, आसपास के लोगों ने उससे बात करनी, उनके परिवार से बात करनी छोड़ दी है, और कशिश भी बड़ा डिप्रेशन में। तो उसने बड़ा खूबसूरत सा एक गाना लिखा, और जब वो गाना रिलीज़ हुआ तो उसकी माँ का फ़ोन आया। तो बोला कि जो पड़ोसी हमसे बात करने एकदम उन्होंने छोड़ दी थी, तो इन्होंने वो लिंक भेजा होगा। तो वो कुछ दिन बाद आए, उन्होंने कहा कि हमें एहसास हो रहा है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज कशिश रिलीज़ हो गया है, अब वो गायक हो गया, अपना एल्बम वो रिलीज़ करने वाला है। तो कशिश ने कई बार मुझे कहा कि आप क्या ये वाली बात कह देंगी? मैंने कही, हालांकि अब हम कोई कमर्शियल चैनल तो है नहीं जिसे हज़ारों लोग सुनेंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जहाँ उनके परिवार के लोग भेज देते होंगे, वहाँ तक वो संदेशा पहुँच जाता होगा और उसका कुछ प्रभाव पड़ जाता है। बंदी कई तरह की बातें बोलते हैं, बड़ी रोचक बातें कई बार कहते हैं। जैसे कभी कभी वो कहते हैं कि आप ये वाली बात कह देंगी क्या अपने ब्रॉडकास्ट में? जैसे किसी ने कहा जब वो 10th का एग्ज़ाम पास हो गया, तो उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड को तो अब तक नहीं पता, उससे वो जानती नहीं कि मैंने 10वीं पास कर ली, आप कह देंगी क्या? तो मैंने अपने पॉडकास्ट में ये बात कही भी कि उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, उसकी गर्लफ्रेंड तक संदेशा पहुंचा, उसने मुझे अगली मुलाकात में बताया। ऐसे बहुत सारे संदेशे होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक बंदी था जो सोनीपत से पढ़ा था, और उसने मुझे कहा कि आप कुछ ऐसी बात कह दीजिए कि मेरे क्लासमेट्स मुझे मिलने आ जाएं। तो मैंने कुछ कहा, और फिर उसकी माँ तक संदेश पहुंचा, फिर उसके क्लासमेट्स ने पढ़ा, फिर वो 2 साथी उसके आए भी उसे मिलने के लिए जेल में, और जब वो आए तब मैं वहाँ थी। फिर ये हुआ कि जब वो लोग आए, असल में क्या होता है कि जेल में बंदियों को कुर्सी में बैठने की इजाज़त नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूल पर बैठ सकते हैं,
तो जब ये इसके दोस्त आए तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। तो मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को अलग से कहा कि आज क्या हो सकता है कि या तो ये भी कुर्सी में बैठ जाए, या ऐसा हो जाए कि आप ये कुर्सियाँ हटा दीजिए, हम सभी स्टूल पर बैठ जाएं, ताकि आने वाले को अटपटा ना लगे, एम्बेरसमेंट ना हो। तो उन्होंने ये बात मान ली। हम लोग सब स्टूल पर बैठ गए, चाय आई, कॉफ़ी आई, बिस्किट आए। वो लोग बड़े खुश होकर गए और एक छोटे से संदेश से कि आपस में मिलवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाके कॉलेज में सबसे कहेंगे कि तुम जो सोच रहे थे उसके बारे में, या तुम्हें जो एक लग रहा था कि उसकी वो इमेज है, हम ये बता दें कि वैसा नहीं है, वो तो अब एक एकदम बदला हुआ व्यक्ति है। कई बार ये रेडियो जॉकीज ना स्टार बन जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे माता पिता मिलने आए, बड़ी लंबी लाइन बाहर तक लगी है, तो जो स्टार बन जाता है कई बार प्रहरी थोड़ी सी उनके लिए इतनी गुंजाइश रख देता है कि उनके माता पिता की जो बारी है वो थोड़ा पहले लग जाती है। तो वो रेडियो जॉकी भी बोल देते हैं कि आज आने वाले हैं, तो दीदी थोड़ा सा कह दीजिए ना कि मुलाकात जल्दी हो जाए। ये छोटे छोटे से सुख, छोटी छोटी सी सुविधाएं, कभी कभी जैसे किसी को कुछ ऐसे अच्छे परांठे और अचार मिल जाएं, और कभी कभी किसी को अपनी मनपसंद किताब मिल जाए, कभी किसी को अपनी पसंद की स्टेशनरी मिल जाए। क्या कहूँ। आपका स्वप्न क्या है? अंततः इस कार्य से आप भारत में किस रूप में इसको देखना चाहती हैं? कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मैं हिंदुस्तान की हर जेल में एक रेडियो स्थापित करना चाहती हूँ, और उसके ज़रिए एजुकेशन का एक नया आयाम छूना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो बंदी जेल के अंदर है वो और पढ़ सके, और सबल और सक्षम हो सके। जो निरक्षर है वो साक्षर हो, जो साक्षर है वो आगे पढ़े। ये जो हमारी तिनका जेल पाठशाला है, हर बंदी के अंदर पढ़ने की अलख को जगा दें। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि ये दुनिया समझ ले, जो जेल के अंदर गया है, अगर वो जीवित रहेगा वो लौटेगा। वो लौटे, आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। उस स्वीकार्यता के लायक मैं इस दुनिया को बनाना चाहती हूँ। और तीसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ हर इंसान धीरे धीरे समझने लगे, ये कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। हम उस कर्मों पर ध्यान दें, और जो चुप है उसकी चुप्पी का सम्मान करें। क्या जिन लोगों की रचनाएं इन पुस्तकों में शामिल हैं, या जिन जेलों पर आपकी पुस्तकें आधारित हैं, उन जेलों में हर कैदी तक जो पढ़ा लिखा है या साक्षर है, ये किताबें पहुंच सकी हैं? ये मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखदाई पहलू है। जेल की किताब को कोई ख़रीदना नहीं चाहता, कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। आम तौर पर लोग नहीं खरीदते। और क्योंकि ये जो तिनका सीरीज़ की किताबें हैं, ये किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। एक बार बड़े प्लेटफॉर्म पर डाली थी, उन्होंने लौटा दी क्योंकि बिकी नहीं। तो वो एक दर्द है। मैं चाहती हूँ ये किताबें हर बैरक में पहुँच जाएं, क्योंकि असल में बैरक का बंदी सबसे ज़्यादा उसे महसूस कर सकता है। जब मैं ये इसमें लिखती हूँ कि कैसे बंदी को अपनी पहचान के साथ जूझना पड़ता है। जेल से बाहर निकलते ही वो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, शहर बदल देता है, या जेल के अंदर रहते हुए कैसे आवाज़ें, माइक्रोफोन, पेन, किताब उसे बदलती है। सबसे ज़्यादा वही समझता है, लेकिन वहाँ किताब नहीं पहुँचती। काश वो पहुँच सके, काश कोई ऐसा हो, कुछ ऐसे लोग हों जो इन किताबों को इन बैरकों तक पहुँचा दें। क्या सरकार की कोई भूमिका आप नहीं देखते हैं? क्या सरकारी स्तर पर आपने प्रयास किया कि सरकार इस बात की तरफ प्रयास करे कि ये किताबें, चूँकि जेल सुधार पर बहुत सारे काम कहे जाते हैं कि जेल सुधार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई थी, और आपकी खुद की रिपोर्टिंग पर भी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कभी न कभी संज्ञान लिया है, कुछ किताबों में ये उल्लेख भी है। तो क्या सरकारी स्तर पर ये प्रयास आपने करने की कोशिश की कि सरकार इस बात में मदद करे कि जिन लोगों की किताबें हैं वो जेल तक पहुंच सके, या जेल सुधार का एक हिस्सा ये भी बने कि कम्युनिटी रेडियो या जेल रेडियो जिसकी बात आप कर रही हैं उसको स्थापित करने में सरकार मदद करे, इन किताबों को बैरकों तक पहुंचाने में मदद करे? देखिए, रेडियो को लेकर तो कोई ज़्यादा तकलीफ़ उस तरह से अब नहीं हो रही। हरियाणा की जेलों में रेडियो हम ही ला पाए। आज 20 में से 12 में रेडियो है, और बहुत सक्षम कर रहा है बंदियों को। वो तो मैं स्थापित कर पाई, लेकिन क्योंकि संसाधन नहीं है,
तो बहुत सी चीज़ें थकाती और दुखी करती हैं। किताबों को लेकर मैंने बहुत प्रयास किया, फिर मैं थक गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जानती हूँ मेरी किताबें बेस्ट सेलर नहीं हैं। ये किताबें कहीं पर भी किसी नंबर पे आती ही नहीं। इन किताबों के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इन किताबों के लिए कोई पीआर नहीं है, इन किताबों के लिए सिर्फ प्यार है, इन किताबों के लिए सिर्फ इमोशंस हैं, पर इमोशन से बाज़ार नहीं चलता और बाज़ार इमोशंस की तरफ देखता नहीं। वर्तिका जी, आपसे बातचीत करके मैं समझता हूँ कि जो लोग भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर कुछ लोग भी इससे प्रभावित हों, क्या सामान्य तौर पर जो लोग इस वार्ता को सुन के या अपनी तरफ से जेलों पर जो आपका काम किया जा रहा है, अगर आपसे संपर्क करने की कोशिश करें, क्या उनके लिए कोई संभावना है कि आपके साथ जुड़ के किसी अभियान के रूप में, अगर जिन लोगों को काम करना हो तो क्या करें? क्या कोई माध्यम है? मुझे बहुत खुशी होगी, वो मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अच्छी नीयत से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये जो दुखी लोगों का संसार है, इसे देने के लिए बहुत कुछ है और उसके लिए एक जीवन मेरा भी नाकाफ़ी है, किसी का भी नाकाफ़ी है। मैं रेडियो इन प्रिजन टुवर्ड्स न्यू एज रिफॉर्म, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा। संभवतः यह पहला ऐसा प्रकाशन होगा जो एनबीटी ने खुद से जिसको न केवल प्रकाशित किया, बल्कि ये पुस्तक वर्तिका नंदा जी की ओर से मुझे नहीं मिली है, बाकी पुस्तकें ये खुद लेके आई हैं और लेके चली जाएंगी अपने साथ। ये पुस्तक एनबीटी ने भेजी है, ये मेरे पास रह जाएगी। और इसमें एक जेल में रेडियो पर एक कविता लिखी है, जिसकी कुछ पंक्तियों को पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जेल से बड़ी पाठशाला कोई नहीं, रहस्यों में लिपटी जेल में सच के कुएं हैं। हर परछाई में एक कहानी, जिनका साथ समय ने छोड़ दिया हो और रिश्तों ने भी। उनके पास वे सारे मंत्र हैं जिसकी खोज में निकलता है बाहर का आदमी। खुद से संवाद करते, अपनी आवाज़ खुद बनते। जेल के इन लोगों की मुट्ठी में ज़िंदगी का बाइस्कोप है। इसे वर्तिका नंदा जी ने ही लिखा है। आप अपने अभियान में, अपने उद्देश्य में, उस सत्कामना और सुकामना में सफल हूँ जहाँ आप दीन दुखियों का कष्ट हरने की कोशिश कर रही हैं, या उनकी सहायता करने की कोशिश कर रही हैं, या उनके दुख में कहीं न कहीं एक कतरा ही सही सुख का हिस्सा डालना चाहती हैं। तिनका तिनका की कोशिशें सफल हों, आप का उद्देश्य सफल हो। यह राष्ट्र, इस राष्ट्र की जेलें और दुनिया भर की जेलें उन सत्कर्मों का भी हिस्सा बन सकें, यह संसार अपराध मुक्त हो सके, इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार आपका, आप लोगों का भी आभार। अगले सप्ताह मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मिलूँगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। डॉक्टर वर्तिका नंदा से अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक पहुंचा के उसका उत्तर आप तक भिजवा सकें। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।